बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन मिला, वहां भेदभाव था, पीछे की सबसे आखिरी बेंच पर बिठाया जाता था, पीने वाला पानी अलग था। तब डॉक्टर अंबेडकर ने उस पूरी लड़ाई को लड़ने का काम किया, नौकरी छोड़ी और संकल्प लिया कि जब इतना पढ़ लिख करके मैं आया और मेरे साथ इतना भेदभाव हो रहा है तो मेरी गरीब कमजोर लाचार जनता वो इतनी पीछे है कि उससे भेदभाव को कौन लड़ेगा। उन्होंने संकल्प लिया। कभी गुजरात में बड़ोदरा एक जगह है, उसका नाम ही संकल्प भूमि है, वहां जाइएगा तो वहां बाबा साहब अम्बेडकर का वो संकल्प लिखा हुआ है। वो देश छोड़कर भागे नहीं। इसी देश में जाति व्यवस्था कैसे खत्म हो और सब इंसान और इंसान बराबर हो, उसके लिए भारत का संविधान लिखा ताकि इंसान और इंसान को बराबर किया जा सके। उनकी बात मैं आपके बीच में करना है। तो नौकरी कोई बड़ी बात नहीं होती। नौकरी नहीं किया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, और जर्मनी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी करके आए थे, और आज तो पीडीए संवाद हो रहा है। मैं जब नौकरी में था तब भी वही बोलता था जो आज भी बोलता हूं। तब भी मैंने नौकरी जाने के बाद भी यही कहा। वो लोग सोचे थे कि डर जाएगा नौकरी चली जाएगी, तो हमने सोचा कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। हमारे ऊपर कर्जा है। आप बहुत देर से आए हुए हैं, आप अपने वर्किंग डे है आज, कोई छुट्टी लेकर आया है। मुझे कई लोग मिले जो कह रहे थे कि वो नौकरी में और छुट्टी लेकर इस कार्यक्रम के लिए आए हुए। आपको बधाई हो मुझे इस बात के लिए कि आपको चाहने वाले लोग अपने दिनचर्या का जरूरी काम छोड़ करके इस आयोजन में यहाँ शामिल हो रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस आयोजन में आप अगर किसी व्यक्ति के लिए आए होंगे तो आप उन्हें चेहरा दिखाकर लौट जाएंगे कि उनके हमारा रिश्ता अच्छा रहेगा। आप अगर लक्ष्मण यादव के लिए आए होंगे तो एक फोटो खिंचाकर चले जाएंगे कि आज मिल लिया उनसे। लेकिन अगर आप किसी विचारधारा के लिए आए होंगे तो आज कार्यक्रम खत्म होने के बाद आपका असली सफर शुरू होता है कि इस कार्यक्रम के बाद हमारा और आपका जिम्मेदारी क्या है। और इसलिए पीडीए चर्चा है। मैं आपसे बहुत गंभीर दो चार बातें ही कहूंगा। पूर्व के वक्ताओं ने बहुत शानदार बातें कह दी। चेयरमैन साहब जब बोल रहे थे तो उन्होंने अपना दर्द कहा, और मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं कि मंच भी आपने पीडीए वाला ही सजाया है। इसीलिए गलती से नहीं, साजिश के तहत लोग राजपाल यादव नाम लेते हैं जबकि उनका नाम राजपाल कश्यप है। और बहुत अच्छा जवाब आपने दिया, क्योंकि बाहर भी कुछ लोग एम और वाई की पार्टी कहा करते थे, जिसको आज एम मतलब दिल्ली और वाई मतलब लखनऊ, उन दोनों को अगर किसी ने रोका, गुरूर तोड़ा है तो वो इसी पीडीए ने तोड़ा है। इसलिए एम वाई डरते हैं तो इसी पीडीए से डरते हैं। दिल्ली में एम फॉर मोदी, अरे समझ रहे हैं ना, और लखनऊ में योगी, वाई फॉर, इन दोनों को रोका किसने। और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि एक वैचारिक मंच, आप मुझे भी यूट्यूब पर सुनते होंगे, आप जानते होंगे कि हम लोग का विचार क्या है। मैं उन तमाम लोगों से एक अपील और गुजारिश करने आया हूं। मेरे हाथ में किताबें हैं, मुझे खुशी हुई, जितना माला पहनाया वो शाम को सूख जाएगा। सबको एक एक किताब बंटवाइए, जब तक किताब सुरक्षित रहेगी ये मुरझाएगी नहीं, अपनी विचारधारा से आपको रोशन करती रहेगी। इसलिए किताब और कलम की ही बचाने की लड़ाई आपको लड़नी। ये किताबें ही बचाएंगी, किताबें ही बचाएंगी कि झूठ कहां बोला जा रहा है। और जब ये चेयरमैन साहब बोल रहे थे कि लड़ाने का काम किया जा रहा है, उस लड़ाने के काम में बचाने का काम कौन करेगा? जिसको पता होगा कि लड़ाई झूठी है या साजिश के तहत लड़ाया जा रहा है। हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, जातियों को आपस में बांटकर लड़ा दो, गरीब को कमजोर को आपस में लड़ा दो, तभी ना अपना बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा। ये लड़ाई उस समाजवादी आंदोलन की लड़ाई है जिसे हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है। बहुत वरिष्ठ लोग इस कार्यक्रम में आए हुए, पुराने लोग हैं, और पुराने लोगों और उनको याद करते हुए मैं नौजवानों को याद दिलाना चाहता हूं। हमने पढ़ाई छोड़ दी, हम जयकारा लगाने में मशगूल हो गए। इसलिए मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं, बताओ पुराना इतिहास कितना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कितनी किताबें आपने पढ़ी? और यहां तो सब भरे पेट वाले पढ़े लिखे लोग हैं।
अरे असली मजबूर तो वो है जो इस समय हमारी उम्र का व्यक्ति सड़क पर रिक्शा चला रहा होगा, ठेला चला रहा होगा, किसी खेत में काम कर रहा होगा, किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा होगा। अगर वो मेहनत न करे तो शाम को उसके घर चूल्हा नहीं चलेगा। संविधान वो बचाएगा क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसे पता ही नहीं कि संविधान का मतलब क्या है, क्योंकि संविधान को वहां तक पहुंचाने की अभी जिम्मेदारी इन सरकारों ने नहीं निभाई। लेकिन संविधान हमारे तक तो पहुंचा। हमारे तन बदन पर जो कपड़ा है, हमारी आंखों में जो आत्मविश्वास है और हमारे बोलने में जो हिम्मत और साहस है, ये सब अगर मिला है तो इस देश के संविधान से मिला है। इसलिए संविधान को बचाने और लड़ने की जिम्मेदारी हमारी। ये कर्जा हमारे ऊपर है। जिस सीढ़ी से चल करके आप शिक्षा पाए, वो सरकारी स्कूल बर्बाद होता रहा और आप उसको बचाने नहीं गए, तो अगली बार आपका बच्चा कहां पढ़ेगा? अगर आपकी जेब में पैसा है तो बच्चा पढ़ेगा, अगर जेब में पैसा नहीं है तो इस केंद्र की बीजेपी सरकार ने क्या किया है मैं आपको बताना चाहता हूं, और इसको गांव गांव पहुंचाइएगा। नई शिक्षा नीति 2020 लागू की और कहा कि पुराने स्कूलों को क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के तहत बंद किया जाएगा। जितने लोग यहां पर प्राइमरी के टीचर होंगे या शिक्षा जगत से जुड़े होंगे, बताना आपको पता है कि नहीं, 1-1.5 महीने पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फरमान जारी किया था कि 27,000 यहां के सरकारी स्कूलों को क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के तहत या तो क्लोज करेंगे और या मर्ज कर देंगे। बताइए आपको पता है कि नहीं पता है? और जब हंगामा हुआ तब जाकर के फैसला वापस लिया है, लेकिन तब तक कई हजार सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। क्यों बंद हो रहे हैं पता है आपको? पता ही नहीं है, क्योंकि हमें तो पता ही जा रहा है कि धर्म खतरे में है। जिसके बारे में कुछ नहीं पता उसका भरोसा सबसे पहले, और जिसके बारे में दिख रहा है कि शिक्षा खतरे में है वो आपको पता ही नहीं, क्योंकि सरकारें आपको जानने नहीं देना चाहती। नई शिक्षा नीति कहती है जिस सरकारी स्कूल में 50 से कम विद्यार्थी होंगे उसको क्लोज कर दो या दूसरे स्कूल में मर्ज कर दो। आज से 20 साल 30 साल पहले नियम आया कि जितना गांव के करीब स्कूल होगा वह इतना ज्यादा पढ़ेगा इंडिया। नारा लगाया, पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अगर पढ़ेगा इंडिया तो सवाल भी करेगा इंडिया, और सवाल करेगा तो पूछेगा कि बताओ 15 लाख एक अकाउंट में क्यों नहीं आया, बताओ 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं मिला, बताओ स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बनी, बताओ स्मार्ट गांव क्यों नहीं बना, बताओ बुलेट ट्रेन क्यों नहीं चली, बताओ 2022 तक किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई। जब पढ़ेगा इंडिया तो सवाल पूछेगा इंडिया कि महंगाई की मार कम हुई क्या, पेट्रोल डीजल का दाम कम हुआ क्या। और आज पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा माहौल खराब किया जा रहा है, और इसलिए नई शिक्षा नीति में क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के तहत नियम यह बनाया गया है कि 45,000 डिग्री कॉलेज सरकारी है इस समय देश में, और 2035 तक उन सरकारी डिग्री कॉलेजों को क्लोज या मर्ज करके 15,000 डिग्री कॉलेज पर ले आना है। जिस समय नए स्कूल नए विश्वविद्यालय खोले जाने हैं, जो खुला है उसको बंद कर रहे हैं, ताकि न पढ़ेगा इंडिया, न समझेगा इंडिया, न आगे बढ़ेगा इंडिया, और न सवाल पूछेगा इंडिया। तो इंडिया मूर्खों की एक भीड़ तैयार करेगा, क्योंकि शिक्षा नहीं रहेगी तो बाकी लोग क्या करेंगे। आजकल नौजवान देखते हैं ना, मोबाइल पर आता है रील्स में कि गोबर खाने से बीमारी ठीक हो जाती है। बताइए आप देखा कि नहीं आपने? कितने लोग गोबर खाए? नहीं खाए ना। जो समझदार है वो गोबर खाएगा। हमारे पुरखे कम पढ़े लिखे थे, किसान, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, जितने हाथ से मेहनत करने वाले पुरखे बहुत कम पढ़े लिखे थे, फिर भी इतने समझदार थे कि गाय का गोबर खाने से बुद्धि नहीं बढ़ती, उसको खेत में डालने से अनाज पैदा होता है, और उस अनाज को पढ़ करके हम पेट भरेंगे और अपने लड़ने और आगे बढ़ने का काम करेंगे। उन्होंने कभी गोबर नहीं खाया। और शिक्षा बर्बाद करके एक ऐसा भारत तैयार किया जा रहा है जिसको समझाया जाए कि गोबर खाने से बीमारी ठीक हो जाती है। आजकल वो नया नया सब बाबा को हमने देखा, रील्स पर देखे होंगे नौजवान। एक आदमी गया, कहा कि बाबा पेट में पथरी है, तो बाबा आंख बंद किया, मंत्र पढ़ा और हवा में कैंची चलाया। थोड़ी देर बाद कहा बच्चा पथरी, तो उसने कहा बाबा गायब, बाबा की जय हो। उसके बाद कहा अगला मरीज बुलाओ। क्या ऐसे डॉक्टर पर आपको भरोसा है? तो अगर भरोसा होगा तो पढ़ा लिखा होने के बाद आप समझोगे ना कि अगर इतना ही अगर उसमें ताकत है तो ये सरकारी अस्पताल में
बीमार बन के लड़ाई लाइन में लगने वाले लोग कौन हैं? जाके जाति जनगणना कराइए। 90% हमारे लोग हैं जो बीमार बन करके वहां लाचार और बेबस खड़े हैं ताकि दवाई मिल जाए कि उनसे जान बच जाए। आपके जिले में भी कोई मजदूरों का एक चौराहा होगा, लेबर चौराहा है ना? सुबह लेबर चौराहे पर जाकर जाति जनगणना कराइएगा, वहां किसके घरों के बच्चे सबसे ज्यादा लेबर बन करके वहां काम मांगने के लिए खड़े हैं? वो कौन लोग हैं? मैं तो कभी सोचता हूं इस देश में शिक्षा को इसलिए बर्बाद किया जा रहा है कि अंधविश्वास और पाखंड फैलाया जाए, आपको यह पता न चल पाए कि आपके बच्चों का भविष्य कैसे बर्बाद किया जाए। आपको पता चला क्या कि सरकारी स्कूल बर्बाद होंगे तो प्राइवेट स्कूल बनेंगे, और सरकारी अस्पताल में दवाई नहीं। तब नौजवानों इस देश में 70-80 साल में समाजवादियों का नारा लगा करता था, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। भारत गरीब था। जितने लोग बैठे जरा हाथ उठा के बताइए कि आप पुराने लोग जितने सब सरकारी स्कूल से पढ़े कि नहीं पढ़े? बताइए, सब सरकारी स्कूल से पढ़े? जब भारत, और वहां फीस कितनी लगती थी? नाम मात्र की आना में फीस लगती थी। और आज भारत गरीब था तो शिक्षा फ्री दे रहा था, भारत अमीर हो रहा है तो शिक्षा महंगी कर दिया। जिसकी जेब में पैसा है उसी के बच्चे पढ़ेंगे और गरीब के बच्चे अच्छी शिक्षा पाने के लिए नहीं मौका मिलेगा। यही भारत चाहते थे। हमारे समाजवादियों ने नारा लगाया था, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। पुराने नारों को याद करिए, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। क्या क्या नारे लगाकर ये कुर्बानी से यहां तक का भारत तय हुआ था सफर। इसलिए कि मस्जिद के नीचे से मंदिर खोजा जाएगा? क्या इसलिए कि मजहब के नाम पर फसाद किया जाएगा? उस समय ये नारा लगा करता था कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सौ में साथ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दलित पिछड़े नहीं थे, बड़ी अच्छी बात हमारे पूर्व के वक्ता ने कह दी। इसलिए विचारधारा सबसे बड़ी होती है। जाति देखने का काम तो वो करे। कुल्हाड़ी को साथ देने के लिए कहा गया कि जंगल की लकड़ियों कुल्हाड़ी का साथ दे दो, क्योंकि इसमें जो लकड़ी लगी है वो